तो हमेशा की तरह हर वीकेंड में एक बार फिर हम अयाज मेमन सर के साथ गुफ्तगू करेंगे, चैट करेंगे क्रिकेट के उन तमाम विषयों पर जो हमारे फैंस को पसंद है। और फैंस आज की डेट में ये जानना चाहते हैं कि बेन स्टोक्स की 176 रनों की पारी के बाद क्या हम मॉडर्न क्रिकेट के सबसे वैल्यूबल क्रिकेटर के तौर पे उनको देख सकते हैं? क्या हम उनको रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ियों से आगे खड़ा देख पाते हैं? आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्योंकि बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले साल एशियंस में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, वर्ल्ड कप जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और अब 176 रनों की पारी टेस्ट क्रिकेट में मैनचेस्टर के मैदान पर। कई ऐसे और परफॉर्मेंस है बेन स्टोक्स के जिस पर हम बातचीत करेंगे और लगातार उनके परफॉर्मेंस पे नजर भी बना के रखेंगे। अय्यर सर, क्या आप आज के दौर में पिछले 5 सालों की क्रिकेट अगर हम खास तौर से ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें, क्या हम कह सकते हैं कि बेन स्टोक्स इस समय दुनिया के सबसे वैल्यूबल क्रिकेटर है? जी हाँ, मेरे ख्याल से तो है। ना सिर्फ वैल्यूएबल क्रिकेटर है, लेकिन मेरे ख्याल से अव्वल नंबर के प्लेयर है विश्व में फिलहाल। क्योंकि 3 in 1 प्लेयर है। जैसे हम जानते हैं कि ऑलराउंडर्स बहुत से होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ जो होते हैं अच्छे खासे बॉलर्स होते हैं, बैटिंग थोड़ी सी हल्की होती है, जैसे कि रिचर्ड हैडली। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन बैटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जैसे कि शॉन पॉलॉक, डैनियल वेटोरी अगर आप ले लें। जी। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जैसे इयन बोथम, इमरान खान, और कुछ हद तक एंड्रू फ्लिंटॉफ थे, कपिल देव थे, जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों ही अगर आप डिपार्टमेंट देख लें, तीनों में ही वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाए उनका। अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करते तो एज अ बैट्समैन भी सिलेक्ट हो सकते हैं किसी भी टीम में, और अगर बैटिंग नहीं करते जी। तो एज अ बॉलर आ सकते हैं। क्योंकि पेस भी है उनके पास वगैरह वगैरह। फील्डिंग आप उनको नहीं, स्लिप्स में या क्लोजिंग कैचिंग में खड़ा कर दे या डीप में रख दे, बहुत अच्छा आर्म है। बॉल सेंस बहुत जबरदस्त है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैच विनर है। आप किसी भी हाई प्रेशर सिचुएशन में उन्हें डाल दें, जैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल में हमने देखा या एशेज सीरीज के दौरान देखा, तो वर्ल्ड कप फाइनल में और जिस तरह से परफॉर्म किया, वो हाई प्रेशर सिचुएशन में मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं। हम्म। यहाँ पर भी पहला टेस्ट हालांकि कैप्टन थे और हार गए, लेकिन काफी हद तक उनकी वजह से इंग्लैंड जो थी वो उस टेस्ट में रही, वरना बहुत आसानी से जीत जाती थी वेस्ट इंडीज। उन्होंने उस मैच में विकेट्स निकाले, जी। रन बनाए, और दूसरे टेस्ट मैच में 176 रन बनाए। यानी ना सिर्फ मुझे लगता है कि अव्वल नंबर के प्लेयर हैं विश्व में, लेकिन इस वक्त तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक जो क्रिकेट प्रेमी है, जो जेन्युइन क्रिकेट लवर है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि बेन स्टोक्स जैसा खिलाड़ी हमें देखने मिल रहा है। देखो ऐसा, लेकिन आपने जहाँ जो बात कही मैं उसी वाले कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो एक बड़े मैच विनर है। अब मैं आपको 5 बड़े मैच विनर्स के नाम दे रहा हूँ। रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर, बेन स्टोक्स, और साथ में अगर हम पाकिस्तान के बाबर आजम को भी रख लें, कैसे आप रैंक कैसे करना चाहेंगे अगर हम मैच विनर्स को रैंक करवाएं 1 to 5? देखिए, अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग रैंकिंग हो जाएगी, क्योंकि सब बेन स्टोक्स एक ऐसे खिलाड़ी नहीं, हैं। मैं दोनों को मिला के कर रहा हूँ एज वनडे और टेस्ट। अगर आप मिला के देखें तो आप कैसे, क्योंकि सारे ही ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट खेलते हैं जिनका नाम हम ले रहे हैं। फिलहाल करंट फॉर्म पे मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स मेरे अव्वल नंबर रहेंगे, नंबर 1। उनके बाद जी। रोहित शर्मा, क्योंकि क्या गजब का फॉर्म रहा है उनका, खास करके पिछले 12, 18, 20 महीने में। जी। विराट कोहली, जो आई मीन इनमें अंतर बहुत कम है। एडवांटेज स्टोक्स को ये मिलता है, 19-20 का जी। फर्क है इन ऐसे प्लेयर्स में। एडवांटेज स्टोक्स को ये मिलता है कि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कर लेते हैं, और एज अ फील्डर भी गजब जी। के हैं। तो नंबर 1 प्लेयर तो वही रहेंगे मेरे लिए। जी सर, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आपने रैंक किया है सर, उसको देख के एक चीज तो लग रहा है कि बेन स्टोक्स इस समय मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर है, सबसे बड़े इम्पैक्ट प्लेयर है। क्या आपने एक चीज ऐसी नोटिस की है जो उनको जो हम कह सकें कि वो इमरान खान, गौतम, कपिल देव, रिचर्ड हैडली की कतार में जाके खड़े हो गए हैं? क्या हम कह सकते हैं इन 4 ऑलराउंडर्स के बाद एक बड़ा ऑलराउंडर मिला है वर्ल्ड क्रिकेट को, और वो है बेन स्टोक्स? जैक कैलिस को भी अगर जोड़ लें इसमें। बेशक, देखिए जैक कैलिस को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि फिलहाल ये 176 के बाद उनका एवरेज, बैटिंग एवरेज लगभग 40 है, जो बहुत अच्छा एवरेज माना जाता है।
फॉर द नॉन स्पेशलिस्ट बैट्समैन। जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उसके लिए आप कहते हैं कि 45 के ऊपर एवरेज हो, 50 के ऊपर हो तो बहुत जबरदस्त ग्रेट बैट्समैन हो जाता है। उनका बॉलिंग एवरेज भी बुरा नहीं है, 30, 32, 33 के करीब है। लेकिन खास बात यह है कि जब उनके बॉल हाथ में बॉल आता है वो कहीं ना कहीं विकेट्स निकाल के देते हैं। क्योंकि इंग्लैंड के पास अच्छे खासे तेज गेंदबाज रहे हैं, जैसे जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, वोक्स जी वगैरह। लेकिन उसके बावजूद बेन स्टोक्स का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और कीमती विकेट्स निकालते हैं ऐसे वक्त पर जब पार्टनरशिप ब्रेकर है। तो और जैसे हम जानते हैं फील्डिंग में भी बहुत गजब के हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी गिनती जरूर टॉप ऑलराउंडर्स ऑफ द गेम इतिहास में जितने भी क्रिकेट के रहे हैं उनमें गिनती। मैं अभी ऑलरेडी इनको मानता हूं कि एंड्रू फ्लिंटॉफ से आगे है। बोथम शायद आप कह सकते हैं कि बिल्कुल। बोथम के लेवल तक अभी भी और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना बाकी है, क्योंकि बोथम का हम ओवरऑल करियर जानते हैं कितना शानदार रहा है। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा इनका सिलसिला तो मेरे ख्याल से ये सबके रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं, खासकर कि बोथम वगैरह, इमरान, कपिल देव, सबके। लेकिन सर, जिन हम चार ऑलराउंडर्स की बात करते हैं वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे सारे। वो रिचर्ड एटली हो, चाहे कपिल बाजी हो, इमरान खान हो, ये सारे, यान मौसम की बात करें, ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे जो बैटिंग अच्छी करते थे। बेन स्टोक्स के बारे में क्या आप कह सकते हैं? वो बैटिंग ऑलराउंडर है जो बॉलिंग ज्यादा अच्छी करते हैं। देखिए जब शुरू में आए थे तो नंबर 8 पे बैटिंग करते थे मेरे ख्याल से, तो एज अ बॉलर ही आए थे। जी और फिर बैटिंग बहुत इंप्रूव की इन्होंने, और फिलहाल तो कहीं भी आप उनको खिला ले, 3, 4, 5, 6 जो नंबर पे खिलाना है, अभी फिलहाल तो 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है बैटिंग का। अब एक ये होता है आजकल जो हमने देखा है मॉडर्न क्रिकेट में, जो पिछले 25-30 साल का है क्रिकेट है, कि एक चीज में अगर आप अपनी हुनर ज्यादा दिखाते हैं तो दूसरी चीज छोड़ने का मन हो जाता है, या कोचेज आपको कहते हैं, या डिमांड हो जाती है। खास करके आजकल जब तीन तीन फॉर्मेट खेले जा रहे हैं कि अपने आप को इंजरी से फ्री रखने के लिए अगर आप बैट्समैन हैं, तो बहुत से बैट्समैन जो रेगुलर बॉलर नहीं है वो भी बिल्कुल बॉलिंग छोड़ देते हैं कि वो प्रेशर नहीं लेना है, बैक प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये देखना होगा कि किस हद तक बेन स्टोक्स खुद बॉलिंग करना चाहते हैं और किस हद तक उनके कैप्टन, उनके सिलेक्टर्स चाहते हैं कि वो बॉलिंग भी करते रहे। क्योंकि अगर उनकी बैटिंग में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है तो डिमांड ये भी रहेगा कोचेस से कि उनको छोटे छोटे स्पेल्स में यूज करें। कैप्टन से कहा जाएगा कि भाई छोटा स्पेल में डालना। अभी मुझे याद है एक मैच में जुबली टेस्ट था राजीव, 1979-80, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, वानखेड़े में जो खेला गया था, जिसमें विश्वनाथ कैप्टन थे इंडिया के जी लिए। एक पूरा सेशन बोथम ने बॉलिंग डाला उस मैच में, उन्होंने 13 विकेट निकाले, इतना स्टेमिना था, और उसके बाद आके सेंचुरी भी बनाई। तो आप सोचें कि किस, यानी जो स्टेमिना था, जो ताकत थी, वो आज के जमाने में कैप्टन और सिलेक्टर ही नहीं चाहेंगे कि इतनी गेंदबाजी करें। तो दौर भी बदल गया है। तो ये जैसा जाक कालिस के साथ अक्सर होता था, और वहां पर साउथ अफ्रीका के पास तेज गेंदबाज अच्छे खासे थे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन उनको भी शॉर्ट स्पेल्स में यूज किया जाता था, हालांकि वो ज्यादा बॉलिंग कर सकते थे। तो बेन जी। स्टोक्स को सर, आपने आपने रोहित रोहित शर्मा से ऊपर रेट किया बेन स्टोक्स को, विराट नीचे, देन डेविड वार्नर। क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि बेन स्टोक्स बाकियों से बहुत आगे हैं और रोहित शर्मा जैसा बड़ा मैच विनर को आप नंबर 2 पे रखते हैं? देखिए मेरे ख्याल से क्योंकि ऑलराउंडर है, और ये एक ऑलराउंड मींस आप तीनों या दो डिपार्टमेंट में कम से कम आप मैच जीत सकते हैं। रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की, जो उनका प्रदर्शन था 2019 वर्ल्ड कप में, वो यानी आप किस किस किन लफ्जों में उसकी तारीफ करेंगे, वो तो है ही। लेकिन हकीकत ये भी है कि बेन स्टोक्स ने वो टाइटल जिताया इंग्लैंड को, और अगर स्टोक्स नहीं होते तो इंग्लैंड शायद अभी तक वर्ल्ड कप नहीं प्राप्त करती, जीत नहीं सकती थी। तो उनका खासकर में जो खास करके जो किरदार था फाइनल में, वो बहुत कम ऐसा देखा गया है कि आप इतना एक प्लेयर इतना इन्फ्लुएंस कर दे एक मैच को। और उसके लगातार बाद इमीडिएटली एशेज आई, और उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, तो दो अलग अलग फॉर्मेट में जिस तरह से उन्होंने खेला है और अपने आप को प्रूव किया है। और फिर अभी आप देख रहे हैं इस करंट सीरीज में भी कि इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बेन स्टोक्स ने अभी तक 2 टेस्ट में बनाए हैं, और विकेट्स भी ज्यादा पीछे नहीं है किसी से। पहले मैच में भी कुछ अच्छे खासे विकेट्स लिए उन्होंने। तो एक ऑलराउंड परफॉर्मर होने के नाते मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अगर समझेगा, अगर आप पॉइंट्स देते हैं परफॉर्मेंस के लिए, 4 पॉइंट विकेट के लिए, 4 पॉइंट 50 के लिए, 8 पॉइंट 100 के लिए, अगर आप पॉइंट्स भी अगर आप
टोटल करें तो बेन स्टोक्स आगे निकल जाएंगे। है सर, दो तीन ऐसी इनिंग्स है बेन स्टोक्स की जो हमेशा जहन में आती है। एक तो वर्ल्ड कप का जो जिक्र आप कर रहे हैं, एक एशेज में उन्होंने आखिरी विकेट पे जिस तरह से मैच जिताया था, वो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, ये ये एक बड़ा स्टार्टअप भी है। आपको लगता है बेन स्टोक्स के साथ या मॉडर्न क्रिकेट के वो कुछ चुनिंदा चेहरों में से है जिनकी एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, और वो ब्रांड वैल्यू उन्होंने अपने आप से बनाई है जितने मैचेस जीते हैं। आपको लगता है अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें आज के डेट में वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप 5 में होंगे बेन स्टोक्स? बेशक, बेशक राजीव, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर अब थप्पा लग गया है कि वो ग्रेट ऑलराउंडर है। और ऐसे नहीं हाँ। लग गया है कि हम इंग्लिश जर्नलिस्ट ने बोल दिया और मीडिया ने बोल दिया और प्लेयर्स ने तारीफ कर दी। आप किसी भी प्लेयर जो उनके साथ उनके खिलाफ खेलता है उनसे भी बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं यार, ये प्लेयर जो है ये वन मैन शो है, ये वन मैन आर्मी है, ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंसेस है। और ये देखें, बड़ी बात तो ये जो ग्रेट प्लेयर होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि कितना भी बुरा वक्त आए उससे किस तरह से निकलना है, कितना भी प्रेशर हो उससे किस तरह से कोप करना है, ये इनकी खासियत रहती है। जैसे स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के साथ हुआ वैसे ही बेन स्टोक्स के साथ हुआ था। उनके ऊपर भी बैन लगा हुआ था और उनके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरे ख्याल से वो तो इस हद तक आ गया था कि वो जिससे उनकी लड़ाई हो गई थी वो आदमी मर सकता था। तो आप सोचे कितना प्रेशर था साइकोलॉजिकली। और 1 साल तक तो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल जूझ रहे थे बेन स्टोक्स, और कुछ शायद उस वक्त उन दिनों में उन्होंने इरादा किया, निश्चय किया अपने आप से कि अब मुझे अगर इस गेम में रहना है तो अपने आप को प्रूव करना है। ये मैं सिर्फ, हम सब बात कर सकते हैं इसके बारे में, पूछा नहीं हूं मैं, और है तो फिर ऐसा आपको आपको लगता है कि जिस बड़े दिल के साथ बेन स्टोक्स खेलते हैं उनकी उनकी सबसे बड़ी ताकत है? कल मैं मैच देख रहा था, वो 90s में थे और उन्होंने रिवर्स स्वीप मार के अपना शतक पूरा किया। और बड़े दिग्गज स्पिनर्स को जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं, तो जिस तरह की अटैकिंग बैटिंग वो करते हैं, और जो रेंज है शॉट्स की, और उन सब के पीछे है उनका बड़ा दिल। ये आपको लग रहा है वो जिगरे वाले क्रिकेटर भी हैं बेन स्टोक्स, जो विराट कोहली से भी भिड़ जाते हैं, जो रोहित शर्मा की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, और जो दबते नहीं है? क्या आपको लगता है वो बड़े दिल वाले क्रिकेटर्स की, जो हम जैसे विव रिचर्ड्स की बात करते हैं, और भी तमाम दिग्गज, वो बड़ा जिगरा है उनके पास बड़े प्लेटफॉर्म के लिए? बेशक, देखिए अगर जिस तरह से वो एशेज की टेस्ट जिताई थी, लास्ट बैट्समैन के साथ खेल रहे नंबर 11 के साथ, और जिस तरह से उन्होंने लीच के साथ लीच के साथ जिस तरह से काउंटर अटैक किया, और काफी रन चाहिए थे जब लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी, और किसी ने मौका नहीं दिया था इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीतने के लिए। लेकिन अगर मैच उस सिचुएशन में जिताना है तो आप सोच सकते हैं कि गुर्दा कितना बड़ा होगा या जिगर कितना बड़ा होगा। क्योंकि अगर आप थोड़े से नर्वस हो जाएं और गलत स्ट्रोक तो छोड़ें, आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स कहीं रन आउट हो जाए तो मैच हार जाएंगे। वर्ल्ड कप फाइनल में भी कुछ ऐसा ही था, अगर आप नर्वस हो जाए, आपके जो नर्व्स जो है वो सही नहीं हो तो फिर आप मैच जीत नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें बताती है। और सबसे बड़ी बात ऐसे प्लेयर्स की ये होती है, और इसमें रोहित शर्मा और वार्नर और विराट कोहली और स्टीव स्मिथ, विलियमसन वगैरह भी शामिल है, कि सामने वाले अपोनेंट से घबराते नहीं है, सिचुएशन को बहुत जल्द समझ लेते हैं। ऐसे प्लेयर्स के पास बॉल सेंस बहुत है और सिचुएशन को अच्छा समझते हैं। अगर आप गेम सिचुएशन को अच्छी तरह समझ जाए तो फिर आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप गेम सिचुएशन से डर जाए, खौफ ले लें, तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। वाकई बहुत जबरदस्त बात है सर, आपने और बड़ी इंसाइट बताई है बेन स्टोक्स के बारे में, क्योंकि बेन स्टोक्स आज जितने पॉपुलर शायद इंग्लैंड में, उससे ज्यादा कहीं चर्चा इंडिया में हो रही है जिस तरह के परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल आया सर चलते चलते, क्या उनको कंप्लीट ऑलराउंडर तब तक ही माना जाएगा जब तक वो सब कॉन्टिनेंट में आके अच्छा ना कर दे, इंडियन पिचेस पे अच्छा ना करे, इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में रन ना बनाए? तो वो चीज अधूरी रहेगी लग रहा है आपको तब तक? बिल्कुल रहेगी, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एक उनके लिए चैलेंज है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि आप बाकी जो ग्रेट ऑलराउंडर्स है, इमरान खान है, इयन बोथम, रिचर्ड हैडली, इनका रिकॉर्ड अगर इंडिया में देख ले, कपिल देव खुद का सब कॉन्टिनेंट इंडियन पिचेस पे बहुत सारी विकेट्स लिए कपिल देव ने, और ओवरसीज भी लिए, इंडिया में रन्स भी बनाए, ओवरसीज भी रन्स बनाए। तो ये एक हमेशा से ओवरसीज प्लेयर्स के लिए फिलहाल हमेशा से रहा है और फिलहाल बहुत ज्यादा है
कि अगर आप इंडिया में नहीं सक्सीड करते, क्योंकि इंडियन टीम आजकल बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंटली अच्छी है, और अगर इंडिया के सामने अगर जी आपने रन नहीं बनाए, विकेट्स नहीं लिए, तो कहीं ना कहीं आपके वो जो जो थप्पा है, कहीं कहीं ना कहीं ग्रेट ऑलराउंडर का थप्पा है, वो अगर थोड़ा सा मैला हो सकता है अगर आप ये सब इंडिया में परफॉर्मेंस। भैया है सर। बेन स्टोक्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उनकी बैटिंग में नजर आता है, फुटवर्क बहुत अच्छा है, स्पिनर्स के खिलाफ डाउन द विकेट भी जाते हैं और स्वीप बहुत अच्छा करते हैं। ये चैलेंज शायद इंडियन स्पिनर्स के लिए भी होगा जब वो इंडियन विकेट्स पे आएंगे कि उनको कैसे रोके। मुझे याद है इंडिया में जितने लेफ्ट हैंडर्स आए हैं जो स्वीप अच्छा करते हैं, उनका सक्सेस रेट बहुत हाई, वो चाहे एंडी फ्लार की बात करें या हम गैरी कस्टन की बात करें या मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट, ये दो दिग्गज बल्लेबाजों की बात करें। एक तो लेफ्ट हैंडर होना, दूसरा स्वीप अच्छा करना। आपको लग रहा है चैलेंज उतने ही वो सामने रखेंगे विराट कोहली एंड कंपनी के जब भारत दौरे पे आएंगे वो? बेशक देखिए, बेन स्टोक्स के पास फुटवर्क बहुत अच्छा है, और फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पे अच्छा खेलते हैं, और हाँ लंबे शॉट्स भी है, जो स्पिनर अगर थोड़ा सा ज्यादा स्लाइड दे दें या लेंथ नहीं रही सही तो बाहर मार देंगे ग्राउंड के। इंडिया के अंदर उनके लिए एक तो ये एक मेमोरी ऐसी है जो शायद कभी नहीं भूलेंगे, 4 छक्के पड़े थे कार्लोस ब्रेथवेट से। वो T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीत जाती थी, लेकिन 4 आखिरी ओवर में 24 रन दे दिए। तो एक कहीं ना कहीं जी ये एहसास उनको हमेशा रहेगा कि इंडिया जो है उनके लिए लकी नहीं रहा है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया के जी पास जी प्लेयर्स टीम बहुत अच्छी है, और क्योंकि आजकल के प्लेयर्स बहुत जल्दी परख लेते हैं, तो विराट कोहली या जी जो भी हो कैप्टन, जब विराट कोहली है तो वो ये मौका नहीं छोड़ेंगे बेन स्टोक्स को याद दिलाने के लिए कि वो क्या हाल हुआ था उनका वर्ल्ड T20 में। और साथ साथ जडेजा, अश्विन, स्पिनर्स, अपने तेज गेंदबाज जो है बुमराह वगैरह, उनको जल्द, क्योंकि आजकल स्टडी बहुत करते हैं प्लेयर्स की, राइवल प्लेयर्स की, तो हम्म। एक बड़ा चैलेंज है बेन स्टोक्स के लिए कि अपने आप को इंडिया में प्रूव करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया है सर तमाम जानकारी देने के लिए और ढेर सारी बातें करने के लिए। और अच्छी बात यह कि हर वीकेंड पे अयाज सर से बातचीत होती है, कुछ डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं और बड़ा मजा आता है अयाज सर से बात करके, क्योंकि जो इनसाइट चीजें वो बताते हैं बेन स्टोक्स के बारे में हो या क्रिकेट से जुड़ी जो भी बातें हो, उन सब के बारे में अगर आप सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज थैंक यू सर राजा, हमारे धन्यवाद। साथ जुड़ने के लिए। और इस गुजारिश के साथ कि वीकेंड पे जरूर आप टाइम निकालें थोड़ा, ताकि हमारे व्यूवर्स को आपके जो इनसाइड व्यूज है क्रिकेट के बारे में वो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।